तो हेलो डियर फ्रेंड्स, ड्रीम बिग की एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की एनिमल्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है और उनमें कैसे डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो रेस्पिरेशन परफॉर्म क्यों करते हैं? हम अगर आज रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमको रेस्पिरेशन पढ़ के क्या मिलेगा, हमको कौन सी नॉलेज गेन होगी और हम इस नॉलेज का कैसे यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ के क्या क्या देख सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीथिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस कर सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं, हम ह्यूमंस का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आज स्टडी करने वाले हैं। आपको नॉलेज गेन होगी कि कैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे से बाहर आ रही है। ये सब तो हमने बेसिक पढ़ा होता है, पर वो कैसे अंदर जा रही है, अंदर जाके क्या प्रोसेस हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाहर आ रही है तो कैसे आ रही है, हम सारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम सिर्फ ह्यूमंस की ही नहीं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स के भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। और ये स्टडी करेंगे कि अगर उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। और हम ह्यूमंस ऑर्गेनिजम्स के अलावा थोड़ा ये भी देखेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं, व्हाई डू वी रेस्पायर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमको ये जानना पड़ेगा कि हम रेस्पिरेशन अगर कर रहे हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेशन को, तो हम क्यों कर रहे हैं और रेस्पायर हम क्यों कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर करने की जरूरत क्यों है। तो हमें पता है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स सबसे छोटी इकाई से बने हैं और उस इकाई का नाम है सेल। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना। ये सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। अब हमने देखा था कि सेल डाइजेशन भी परफॉर्म कर रहा है, तो डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से आएगी। तो इसी प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन, फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना। हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कि हम अपने अंदर फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म में। अगर वो सिंपलर फॉर्म में हमारे अंदर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस ही क्या है, शुगर में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, और फिर वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी डेली एक्टिविटीज में और हमारे बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात आई सेलुलर रेस्पिरेशन की कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सट्रैक्ट एनर्जी। ठीक है, वो शुगर में से एनर्जी निकाल रहे हैं, उसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, सेलुलर एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन कौन से टाइप की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आगे 3 टाइप्स की होती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। ये 3 टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। अभी हमने इनके सिर्फ नाम पढ़े हैं, हम फर्दर आगे क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हमारा ये जानना ज्यादा जरूरी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है। तो चलिए जानते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम किस चीज पे इनको डिफर कर रहे हैं, हम इस चीज पे डिफर कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और किस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ठीक है माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ये हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों से।
तो वहां पे कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड इज एनर्जी यील्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से बहुत कम एनर्जी मिलती है। एंड प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं? अगर ये कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है? इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। एनिमल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो कि हम आगे ही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड CO2। इथेनॉल और CO2 यीस्ट बनाता है। ये ह्यूमंस नहीं बनाते, बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं बनाते, ये यीस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तब इथेनॉल और CO2 बनता है। और इसी प्रोसेस, ये ही प्रोसेस है, ये बेसिक है वाइन इंडस्ट्री का। वाइन इंडस्ट्री का ये बेसिक प्रिंसिपल है जिससे इथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट हमारे पास है ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रही है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होके अपने एंड प्रोडक्ट्स बना रहा है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होके अपने एंड प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो व्हाई डू मसल क्रैम्प्स अराइज आफ्टर अ हैवी एक्सरसाइज? आपको आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने बोला कि एक 800 मीटर की दौड़ में दौड़ो, आप दौड़ आए, पर जब आप नेक्स्ट डे उठे तो आपने देखा कि आपकी लेग्स में बहुत ज्यादा पेन है। ऐसा क्यों हुआ? आप कहीं गिरे नहीं, ठीक है, आपको किसी ने मारा नहीं, फिर भी आपकी लेग्स में इतना पेन है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ वो हुआ लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जब मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है तब वो क्रैम्प्स क्रिएट करता है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रनिंग के बाद या बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स फील होते हैं अपने मसल्स में, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड, और बहुत ही कम एनर्जी के अंदर। ओके माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज हाउ डू वी ब्रीथ। हम ब्रीथ कैसे करते हैं? तो यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर एंड वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी बाय ब्रीथिंग आउट। हम अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और वहां पे क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही है प्रोसेस ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग क्या कर रही है? हमें हेल्प कर रही है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके, और क्या चीज रिमूव करने में हेल्प कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। अब ब्रीदिंग के दो टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या, एक्सहेलेशन क्या, तो चलिए जानते हैं। अब हम जब अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन, और जब हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक एंड प्रोडक्ट है, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ओके माय फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है। अभी हमने आधा पढ़ा है, अभी हम और इंटरेस्टिंग तरीके से आगे जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। हम ऐसी एयर को अपने अंदर ले रहे हैं जो कि ऑक्सीजन रिच, और एक्सहेलेशन में हम ऐसी एयर को हम फेंक रहे हैं बाहर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, यानी कि ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है? तो ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने के लिए कुछ ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन ही ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स ने इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया? तो चलिए जानते हैं। तो नोज से शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। लंग्स किससे प्रोटेक्टेड होते हैं? फिर रिब केज से। और लंग के बेस पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? ये हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये कैसे करता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे,
ठीक है, तो ये है एक डायग्राम जिसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये कहां से शुरू हो रहा है? नोज से। नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेजल कैविटी। फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहां पे हमारी फूड पाइप और विंड पाइप की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रैकिया, जिससे एयर अंदर जाती है। ट्रैकिया क्या करता है? एयर को ह्यूमिडिफाई करता है और इसमें से जो वेस्ट पार्टिकल हैं, जो ऐसे पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको भी एलिमिनेट करता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रैकिया, बाद में डिवाइड हो जाता है ब्रोंकी में, और ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, जो कि एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, और इसके बेस पे प्रेजेंट है डायफ्राम, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये है एक ओवरव्यू या आप कह सकते हैं एक डायग्राम हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि रेस्पिरेशन हमें कैसे हेल्प कर रही है। ठीक है, अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि रेस्पिरेशन हमारे अंदर कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक ऐसा जार ले लेना है या फिर एक प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है जो ऊपर से वाइड ओपन और उसका जो लिड है वो नैरो हो। ठीक है, उसके अंदर आपने एक फॉक शेप पाइप इंसर्ट करनी है। ठीक है, और उसके अंदर हमने 2 इन्फ्लेटेड बैलून्स भी लगा देने हैं। ठीक है, जिनको हमने फुलाया नहीं है। उसका बेस हमने कट कर देना और बेस पे हमने लगानी है एक रबर की शीट, जिसको आप स्ट्रेच कर पाओ। ठीक है, आप देखोगे कि जब आप इस रबर की शीट को स्ट्रेच कर रहे हो, ये बैलून अपने आप फूलने शुरू हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस है हमारे अंदर, ऐसे ही रेस्पिरेशन हो रही है, ऐसे ही ब्रीदिंग हो रही है कि जब हम उसको खींच रहे हैं हमारे लंग्स के अंदर एयर जा रही है। ठीक है, तो एक बेसिक से एक्सपेरिमेंट से आप ये समझ सकते हो कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन क्या हो रही है। अब आप बताओ कि अगर इसके बेस पे प्रेजेंट ये रबर की शीट है, तो ये कौन सा ऑर्गन परफॉर्म कर रही है, कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है डायफ्राम को। जब हम डायफ्राम को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे अंदर इनहेलेशन हो रही है, और जब हम उसको रिलैक्स कर देते हैं तो हमारे अंदर एक्सपीरेशन हो रही है। ठीक है, तो लग गया समझ कि कैसे ये प्रोसेस हमारे अंदर हो रहा है। ये एक्टिविटी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो बैलून्स है वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, और ये जो रबर की शीट है ये क्या सिग्निफाई कर रही है। ठीक है माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। पाथ ऑफ एयर, एयर कहां जा रही है? सबसे पहले एयर ट्रेवल होकर हमारे लंग्स में जा रही है। लंग्स के अंदर वो कहां जा रही है? एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोली क्या करती है? ये एक ग्रेप लाइक एक या मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस हैपन हो रहा है। ठीक है, ये लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? वहां पे गैस एक्सचेंज हो गया, उसके बाद एयर जाती है एल्वियोलाई से हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड क्या करता है? ब्लड के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किए हुए सेल्स हैं वो दोबारा लंग्स के अंदर आते हैं। लंग्स के अंदर फिर से एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नोस्ट्रिल से बाहर आ जाती है। तो ये है पाथवे एयर का, हम कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहां जा रही है? फिर ब्लड के अंदर कंज्यूम हो रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के अंदर आ रहा है, वो ब्लड दोबारा लंग्स के अंदर आ रहा है, और लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, और फिर वो गैसेस हमारी नोस्ट्रिल से बाहर जा रही हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, या आप बोल सकते हो ब्रीदिंग का प्रोसेस है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ठीक है, ब्रीदिंग रेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट में एक पर्सन कितनी बारी ब्रीथ कर रहा है। एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर ये 12 to 15 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, और ये डिफर करता है एज वाइज। ठीक है, एक टॉडलर के अंदर ब्रीदिंग रेट हाई होता है, वेयर एज एक अडल्ट के अंदर ब्रीदिंग रेट कम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। ठीक है,
दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन फिशेस में कैसे हो रही है? फिशेस के पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गिल्स। गिल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? गिल्स क्या करते हैं, ये जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फिशेस तो वाटर के अंदर रहती हैं, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी? उनके पास तो एयर है नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो रेस्पिरेशन के लिए एयर ऑक्सीजन कहां से लेती हैं? वो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेती हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। वो उनको कैसे कंज्यूम करती हैं? बाय द हेल्प ऑफ द ऑर्गन गिल्स। ठीक है, तो ये गिल क्या करता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनिमल्स एंड वाटर को इजी बना देता है। वो एनिमल्स कौन से हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अब इंसेक्ट्स के अंदर कैसे हो रही है? इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड में प्रेजेंट होते हैं स्पेरिकल्स। स्पेरिकल्स क्या होती है? छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जहां से गैसेस इंसेक्ट के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, और ये किस में ट्रेवल करती हैं? बाद में ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, वैसे ही इंसेक्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्रैकिया। ट्रैकिया किस में हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में। ठीक है, और किसके थ्रू एंटर करी इंसेक्ट्स के अंदर एयर? बाय द हेल्प ऑफ स्पिरिकल्स। तो स्पिरिकल्स और ट्रैकिया दोनों क्या करते हैं? ये दोनों इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी तक फिश और इंसेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। पर इंसेक्ट्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है जो कि है अर्थवर्म। अब अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अर्थवर्म क्या करता है? अगर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अर्थवर्म की जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा स्लाइमी है। ठीक है, बहुत, अगर आप कॉमन भाषा में बोलो, बहुत ज्यादा गिलगिली है, उसके ऊपर एक लिक्विड सी है, एक लिक्विड की लेयर है जो कि इसको देखने में बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट भी बनाती है। ठीक है, तो वो क्या है? वो स्लाइमी लेयर, वो सॉफ्ट और मॉइस्ट स्किन क्यों प्रेजेंट है? वो उसको किस चीज में हेल्प कर रही है? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, गैसेस किसके द्वारा एक्सचेंज हो रही है इसमें? स्किन के द्वारा, क्योंकि स्किन पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, स्किन स्लाइमी है, इसी के कारण जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो वाया द हेल्प ऑफ स्किन हो रही है। ठीक है, और ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन सिर्फ अर्थवर्म में ही नहीं, ये फ्रॉग्स के अंदर भी देखी जाती है। फ्रॉग्स के अंदर भी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन हो रही है, बट फ्रॉग्स के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्रॉग्स है एम्फीबियंस। वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो जब वो वाटर के अंदर रहते हैं तो उनके अंदर किसके द्वारा रेस्पिरेशन हो रही है? स्किन के द्वारा। पर जब वो लैंड पे प्रेजेंट है तो उनमें कौन सा ऑर्गन यूज हो रहा है? लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए। तो फ्रॉग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर वो लैंड पे है तो वो लंग यूज करता है, अगर वो वाटर के अंदर है तो वो अपनी स्किन का यूज करता है रेस्पिरेशन करने में। अब हमने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, पर अब हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रही है। ठीक है, अब आपने देखा कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर आ रही है और वो उससे शुगर बना रही है और ऑक्सीजन बना रही है प्लांट्स। ठीक है, अब क्या है कि प्लांट्स को कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं चाहिए, उसका हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, कोई भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। अब हर एक ने अपने को अपने आप तरीके से अडेप्ट किया हुआ है। जैसे लीव्स ने अलग तरीके से खुद को अडेप्ट किया हुआ है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, बार्क ने अपने आप को अलग तरीके से अडेप्ट किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, और रूट्स ने अपने आप को अलग तरीके से अडेप्ट किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो कैसे, चलो जानते हैं। सबसे पहले हम लीव की बात करते हैं। लीव में कैसे हो रही है गैसेस एक्सचेंज? स्टोमेटा के थ्रू। लीव्स में एक बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो वहां पे गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रही है? स्टोमेटा के थ्रू। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, जिसमें से गैस एक्सचेंज हो रही है। नेक्स्ट इज कि अब जो वुडी स्टेम है जिसको हम बार्क भी बोल देते हैं, वो कैसे गैस एक्सचेंज कर रहा है? तो उसमें प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट पोर्स जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या करते हैं? वो बार्क के अंदर गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, या स्टेम के अंदर, वुडी स्टेम के अंदर गैस का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं।
अब रूट्स कैसे करती हैं? तो रूट्स के पास होते हैं रूट हेयर्स जो कि सॉइल के अंदर से गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, या मिनरल और न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब तो करते हैं और साथ ही साथ गैसेस को भी वो सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी हमने पूरे रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ लिया। अब हम थोड़ा समराइज करते हैं कि हमने पूरी वीडियो के अंदर आखिर पढ़ा क्या, हमें क्या नॉलेज गेन हुई है। तो देखते हैं कि एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि कैसे ये रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस हुआ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए देखते हैं। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट रिलीजेस एनर्जी। ये क्या कर रही है? एनर्जी रिलीज करने में हेल्प कर रही है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। शुगर में से एनर्जी को कन्वर्ट करना, शुगर से एनर्जी को निकालना, इसी प्रोसेस को तो हमने क्या बोला है? रेस्पिरेशन। ठीक है। व्हेन दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड व्हेन दिस हैपन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रीथिंग के दो टाइप क्या है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक नॉर्मल पर्सन कितना ब्रीथ करता है? 12 to 15 टाइम्स, या ये वेरी भी करता है 12 to 16, 12 to 18 टाइम्स तक। ठीक है। ये डिफरेंट एजेस में भी वेरी करता है, जैसे कि टोडलर्स ज्यादा ब्रीथ करते हैं, उनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है, वेयरएज अडल्ट का ब्रीथिंग रेट थोड़ा कम होता है। ठीक है। अब इनहेल एयर पास थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स इनटू नेसल कैविटी एंड देन इनटू लंग्स थ्रू फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड फाइनली एल्वियोली। ठीक है। इनहेल करते हैं हम एयर, उसके बाद वो नोस्ट्रिल से कहां जा रही है? लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर वो डायरेक्टली नहीं जा रही, तो कौन कौन से ऑर्गन्स है जो जिनके थ्रू वो जा रही है? नोस्ट्रिल के बाद नेसल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और फाइनली वो मस्कुलर बैग जो ऑर्गन है वहां तक पहुंच जाती है, जिसको हमने बोला एल्वियोली, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म हो रही है। ठीक है। अर्थवर्म किसके थ्रू कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? अपनी स्लाइमी स्किन के थ्रू। ठीक है। इंसेक्ट किसके थ्रू कर रहे हैं? स्पैरिकल्स और ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है। और फिश किसके थ्रू कर रही है? थ्रू गिल्स। ठीक है। वो गिल्स के थ्रू कर रही है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर डिस्क्रिप्टिवली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट उठा है या कोई भी क्वायरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका सलूशन लेके आपके सामने जरूर आएंगे। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।